हेलो एवरीवन। तो अगेन हम लोग जहाँ से ड्रॉप किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये है प्रत्यस्थता। ठीक है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक वह गुण है जिसके कारण उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार की परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, जैसे ही बल हटा लिया जाता है तो वह अपनी पुरानी वापस की पोजीशन में आ जाती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी मतलब कि जिस पोजीशन से आप उसको उठाएंगे वो उसी पोजीशन पर वापस आ जाएगी। इलास्टिसिटी लिमिट क्या होती है? वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यस्थता का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यस्थता का गुण समाप्त हो जाता है, प्रत्यस्थता की सीमा कहलाती है। ठीक है। स्ट्रेन स्ट्रेन मतलब होता है विरूपिक बल लगाने वाली उस प्रारंभिक लंबाई एल में वृद्धि एल होती है तथा एल स्मॉल एल अपॉन लार्ज एल को विकृति कहते हैं। ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल होता है। ठीक है। यंग्स का ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में इन्होंने दिया था मॉडल। प्रतिबल और प्रकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यस्थता का यंग माप कहते हैं। हुक्स का लॉ था। ठीक है। प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति या प्रतिबल अपॉन विकृति इज इक्वल टू ई एक नियतांक था प्रत्यस्थता का गुणांक जिसको कहते थे। मान इसका भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता था। इसका ऐसा ही मात्रक क्या था? न्यूटन मीटर माइनस टू। ठीक है। इनका गुणांक देखें बाई अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं सरल आवर्तिक गति, जिसमें आपका पीरियोडिक मोशन है। एक निश्चित पथ पर गति करती करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति दोहराती है तो इसे क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। एक जो निश्चित समय अंतराल है उसमें गति करती हुई एक निश्चित वस्तु अपनी पुरानी पोजीशन को बार बार दोहराए तो उसको क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति किसी पिंड के साम्य स्थिति को इधर उधर गति करने को दोलन या कंपनिक गति कहते हैं। ठीक है। एक दोलन या एक कंपन, दोलन करने वाला कण का अपनी साम्य स्थिति की ओर के एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति की ओर दूसरी ओर से जाना, पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या कंपन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तरंग। तरंग क्या है और उससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट चीजें। तरंगों को मुख्यतः दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है। पहला क्या है? मैकेनिकल, और दूसरा क्या है? नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या है? जो किसी पारदर्शिक माध्यम ठोस द्रव अथवा गैस को संचारित करती है, यांत्रिकी तरंग कहती है। ये दो प्रकार की होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ठीक है। और दूसरी क्या होती है? अयांत्रिक तरंग या फिर विद्युतीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक तरंग होती है। वैसी तरंगें जिनके संचारण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात तरंगें निर्वात से भी संचारित हो सकती हैं, उन्हें विद्युत चुंबकीय या आयंत्रिक तरंगें कहते हैं। ठीक है। सभी विद्युत तरंगें एक ही चाल से चलती हैं जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ठीक है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटोन से बनी होती हैं और इनका तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻⁻⁴ मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक चलता है। ठीक है। हम लोग प्रमुख विद्युतीय चुंबकीय तरंगे देख लेते हैं। पहला है गामा रेस जो कि पॉल विलार्ड इसको इस तरह से हम लोग इसको याद करने की कुछ टेक्निक्स भी होती हैं। लेटर ऑन आई विल टेल यू। गामा जो किरणें हैं वो पॉल बर्नार्ड के खोज करता है 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻⁻⁰ और आवृत्ति पर ये तरंग परिषद है आवृत्ति 10⁻⁻20 से 18 तक। इसकी वेधन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियोधर्मिक में की जाती है। फिर आया एक्स रे। ठीक है। रॉटजन ने इसको डिस्कवर किया। ठीक है। 10⁻⁻10 to 8 18 to 16 चिकित्सा एवं उद्योग क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद पैरामैग्नेटिक रे रिटर ने किया। दृश्य विकिरण, ठीक है, न्यूटन ने किया। अवरक्त विकिरण हार्शेल ने किया। ठीक है। सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए की जाती है। इसमें हमें वस्तुएं दिखलाई जाती हैं। लघु रेडियो तरंगे या हार्ट्जियन रेज हेनरिक हर्ट्ज ने, ठीक है, इसको रेडियो टेलीविजन टेलीफोन इसका उपयोग होता है। दीर्घ रेडियो तरंगे मार्कोनी रेडियो और टेलीविजन में उपयोग आती हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं ध्वनि तरंगे। ठीक है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। यह ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिषद कितना होता है? इंफ्रासोनिक बेस 20 हर्ट्ज से नीचे, ऑडिबल रेंज 20 to 20,000 और अल्ट्रासोनिक 20,000 से ऊपर।
जिसको मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इससे आपके कान फट जाएंगे, आप कान के पर्दे फट जाएंगे। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। इन तरंगों के गाल्टन की सीटी के द्वारा दाब प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल की कंपनों से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इसका तरंगदैर्घ्य छोटे होने के कारण इसे एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। ठीक है, इनके उपयोग क्या है? संकेत भेजने, समुद्र की गहराई का पता लगाने, कीमती कपड़े, वायुयान तथा गाड़ियों के पुर्जों को साफ करने, कल कारखानों की चिमनियों में कालिख हटाने, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने, गठिया के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाना। ठीक है, इसकी चाल के स्पीड ऑफ साउंड देखते हैं। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल जो है भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रतिष्ठा पर, घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि की चाल को सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव्य में और उसके बाद गैस में होती है। ठीक है, उसके बाद गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1483 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ध्वनि में लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5130 मीटर पर सेकंड होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव, उससे ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ठीक है, ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। ठीक है, प्रभाव, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ध्वनि के लक्षणों को देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला क्या आता है? प्रबलता मतलब लाउडनेस। दूसरा आता है त्वरत्व मतलब पिच। तीसरा आता है क्वालिटी। ठीक है, और चौथा ध्वनि की तीव्रता। तीव्रता से हमें पता चलता है कि किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का जो मात्रक होता है वो बैल होता है। ठीक है, ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट -2 में व्यक्त किया जाता है। बेल एक बड़ा मात्रक, अतः व्यवहार में इससे छोटा मात्रक क्या है? डेसिबल है। ठीक है, उपयुक्त होता है जो बेल का 10वां भाग होता है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत के दूरी के वर्ग के व्याख्यानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा मध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, मनुष्य की अधिकतम श्रेय सीमा कितनी है? 95 डेसिबल है। इससे अधिक तीव्रता के ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इकोस। जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित हो रही हूँ तो परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर या 16.6 मीटर दूरी होनी चाहिए। कान के लिए कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है, ध्वनि के अपरिवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। रेजोनेंस, जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। ध्वनि का व्यतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी एक बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, यदि दोनों तरंगें उस बिंदु तक पर एक ही कला फेज में पहुंचती हैं तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। इसे समपोषी या फिर कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगें विपरीत कला में पहुंचती हैं तो वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे विनाशी या फिर डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड का ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है, अतः जब तक इस कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे में मुड़कर आगे बढ़ जाती है। ठीक है,
इस घटना को ध्वनि के विवर्तन कहते हैं। इसमें डोपलर इफेक्ट रहता है। ठीक है, डोपलर इफेक्ट क्या है? जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे डोपलर इफेक्ट कहते हैं। मैक नंबर, जैसे किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल या उसी माध्यम में ताप एवं दाव की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम के मैक नंबर कहते हैं। ठीक है, यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक या फिर सुपरसोनिक कहलाती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल अति पराध्वनिक या फिर हाइपरसोनिक कहलाती है। ठीक है, शॉक वेव्स क्या होता है? जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम की स्क्वायर विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रगति तरंग कहते हैं। ठीक है, अब आता है आपका हीट। ठीक है, हीट में क्या होता है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु के केवल तापांतर या फिर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ठीक है, यदि W ऊष्मा Q में बदलती है तो W/Q इज इक्वल टू J हो जाता है। JQ जहाँ पर एक नियतांक है उसमें एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है, जिस J का मान क्या है? 4.186 जूल कैलोरी। इसका तात्पर्य यह है कि यदि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होगी। यूनिट्स ऑफ हीट क्या रहेगी? क्लोरी रहती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्लोरीज में 1 ग्राम बराबर कितना होता है? जल का 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 1 BTH U इज इक्वल टू 253 कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4186 जूल या 1000 कैलोरी होता है। ठीक है, ब्रिटिश थर्मल में हमने देखा 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट करनी पड़ती है। ताप भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रभाव की दिशा निश्चित करता है। ठीक है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे ताप कहते हैं। ठीक है, तापमापन क्या है? तापमापी है, सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, रोमर स्केल है और केल्विन स्केल है। ठीक है, और इसको हम लोग इस तरह से आप क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। जैसे C इज इक्वल टू 0, C माइनस 0/100 ये आपका सेल्सियस, फ़ारेनहाइट माइनस 32/180 ये आपका इसका हो गया फ़ारेनहाइट का। रोजर का देखते हैं। ठीक है, R माइनस 100/80, फिर क्या केल्विन का देखते हैं, माइनस 273/100। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो देखते हैं। ठीक है, सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती परंतु निम्नतम ताप की सीमा होती है। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। इसे परम शून्य कहते हैं। ठीक है, मतलब इससे कम नहीं हो सकता। केल्विन स्केल पर 0 केल्विन होता है। ठीक है, -273 या 273 माइनस 16 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। केल्विन में व्याप्त ताप डिग्री नहीं लिखा जाता था। पारा -39 सेल्सियस पर जमता है, अतः इसे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं मरकुरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने किया था। गैस तापमापी इस प्रकार के तापमापियों में स्थित आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन किया जाता है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी इसके द्वारा -200 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है। ताप युग्म तापमापी -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है। टोटल रेडिएशन पैरोमीटर, ठीक है, ये आपके जो बहुत ही इससे प्राय 8000 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप को ही मापा जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे। किसी पदार्थ में विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। जैसे C द्वारा व्यक्त किया गया विशिष्ट ऊर्जा SI मात्रा क्या है इसकी? जूल, किलोग्राम -1, केल्विन -1, J kg -1, K1 -1 होती है। 1 ग्राम जल का ताप कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अतः जल की विशिष्ट ऊष्मा धारित 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होती है। फिर थर्मल एक्सपेंशन की हम लोग बात करते हैं। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई
क्षेत्रफल या आयतन में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि की माप रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रफल में वृद्धि की माप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा तथा आयतन में वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक मतलब गामा पर प्रदर्शित किया जाता है। तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1 2 3 हो जाता है। तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा और गामा इज इक्वल टू 3 बीटा हो जाता है। जल का असमान प्रसार 0 से 4 डिग्री तक गर्म करने पर आयतन घट जाता है। 4 डिग्री के बाद आयतन बढ़ने लगता है। 4 डिग्री पर जल घनत्व अधिक होता है। ऊष्मा का संचालन 3 विधियों से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। चालन में क्या होता है? चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचाती है। ठोस में ऊष्मा का संचालन चालन विधि से और संवहन में या फिर आपके कन्वेक्शन में इस विधि में ऊष्मा का संचालन पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थों के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बनती हैं, बहती हैं, जिसे संवहन धारा कहते हैं। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा किया जाता है। वायु संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होती है। ठीक है। रेडिएशन, इस विधि से ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम के को गर्म किए हुए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचारित करती है। न्यूटन्स का शीतलतम लॉ और शीतलतम नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है। समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपात की होती है। अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। ठीक है। किरचॉफ का लॉ। ठीक है। इसके अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ठीक है। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करती है, अतः काली वस्तु अधिक अंधेरे में अधिक चमकेगी। ठीक है। स्टीफन्स लॉ, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता E के ताप T और चौथा घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है। और उसमें जो लैम्डा है वह एक नियतांक है जिसको स्टीफन नियतांक कहते हैं। ठीक है। अब हम चेंजेस के बारे में देखते हैं। ठीक है। ठीक है। चेंजेस स्टेट्स के बारे में देखते हैं। अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा की अगर हम बात करेंगे तो निश्चित ताप पर पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहता है? अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता। ठीक है। त्रिक बिंदु वह बिंदु है जिस पर 3 अवस्थाएं ठोस, तरल एवं 3 अवस्थाओं में साथ पाई जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद गलनांक आता है। ठीक है। जिस पर ठोस का द्रव में बदलना होता है। फिर आता है हिमांक, मतलब द्रव का ठोस में बदलना होता है। प्राय गलनांक और हिमांक बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं जैसे बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ने पर घटता है तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलते हैं फैलता है। ठीक है। अशुद्धि मिलाने से, बर्फ में नमक मिलाने से गलनांक घटता है। क्वथनांक पॉइंट क्या होता है? ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा स्टेज जिस पर जाके द्रव का वाष्प में बदलना प्रारंभ हो जाए। संघनन, निश्चितता पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। प्रायः क्वथनांक एवं संघनन दाब समान होता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटने पर क्वथनांक घट जाता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का जो क्वथनांक बढ़ जाता है जिससे जल की गुप्त ऊष्मा का मान बढ़ जाता है। फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण, ठीक है, क्वथनांक घटे, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसलिए खाना देरी से पकता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव्य का क्वथनांक बढ़ता है। गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसे ही क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। फिर आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है। इस प्रकार से आपके उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। ठीक है। जल को
अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -23 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है बर्फ का गलना, ठीक है। ऐसे मिश्रण को फ्रीजिंग मिक्सचर कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है एवोपरेशन, मतलब जो द्रव्य है उसका प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव्य का अपने वाष्प में बदल जाना बाष्पीकरण कहलाता है। फिर आता है रेफ्रिजरेटर, प्रतिशत के बाष्पीकरण द्वारा ठंडा कूलिंग उत्पन्न की जाती है। तांबे की एक बाष्प कुंडली में द्रव्य परिवहन भरा रहता है जो बाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है, ठीक है। फिर आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा के अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। इसके अनुपात को 100 से गुना करने पर अपेक्षित आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। अपेक्षित आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापते हैं, ठीक है। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता घट जाती है। एयर कंडीशनिंग, सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य व अनुकूल जलवायु की निम्न परिस्थितियां होनी चाहिए। तापमान 23 से 25, अपेक्षित आर्द्रता 60 से 65, वायु की गति 0.75 मीटर से 2.5 मीटर, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स की अगर बात करेंगे, पहला लॉ ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इसके हिसाब से किसी निकाय में दी जाने वाली ऊष्मा को दो कार्यों के लिए व्यय किया जाता है। पहला निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने, दूसरा निकाय का ताप बढ़ाने, ठीक है, और वह कार्य करने में, ठीक है। दूसरा क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में स्थिर रहे तो उस परिवर्तन में समताप परिवर्तन कहते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस, यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय ना तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और ना ही उससे कोई ऊष्मा ले तो उसे इस परिवर्तन को रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर सूक्ष्म बर्फ के रूप में बदल जाती है, यह रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण, ठीक है। ऊष्मागतिक का दूसरा नियम, ऊष्मागतिक का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताती। ऊष्मागतिक का द्वितीय नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा व्यक्त करता है। इस नियम को दो कथनों से व्यक्त किया जाता है। केल्विन के कथन के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतः कार्यों में परिवर्तन असंभव है। क्लाइसिस के अनुसार, ठीक है, ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर फ्लो होती है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपके प्रकाश से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।